हेलो अमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएबिलिटी तो नहीं पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्टिन्यूटी, और कॉन्टिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, और उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं एक बार पुनः आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि एक्चुअल में हम लोग जो डिफरेंशिएबिलिटी है इस टर्म को कब कब यूज करेंगे। ठीक है, मेनली आप सभी लोगों को समझा दिया गया है कि हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं डेरिवेट्स। ठीक है, और डेरिवेट्स के बाद हम लोग देख रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन डेरिवेट्स के बाद एक और टर्म आता है जिसका नाम होता है डिफरेंशिएशन, ये भी हमने समझा है। तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डेरिवेट्स आखिर है क्या। ठीक है, तो मेनली डेरिवेट्स क्या है ये आप सभी लोगों ने देखा हुआ है। डेरिवेट्स मेनली होता क्या है कि अगर कोई फंक्शन है f(x), तो ये f(x) फंक्शन का अगर मैं ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करूँ, ठीक है, तो इसके मैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वही हमारा क्या कहलाता है, डेरिवेट्स कहलाता है। मेनली यही टर्म है। ठीक है, और ये इसका जियोमेट्रिकल डेफिनेशन है। जियोमेट्रिकल डेफिनेशन क्या है कि किसी भी ग्राफ पे मतलब कोई भी फंक्शन है, किसी भी फंक्शन के ग्राफ पे अगर आप क्या कर रहे हो, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो उस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, वो स्लोप जो होगी उसी को डेरिवेट्स बोलेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसका मैथमेटिकल मीनिंग समझें, तो जियोमेट्रिकल मीनिंग है, अगर इसका मैथमेटिकल मीनिंग समझें तो मतलब क्या होगा इसका, तो मीनिंग ये होगा कि x के अंदर y के अंदर कितना चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसी को हम लोग बोल देते हैं dy/dx। तो ये होता है डेरिवेट्स। समझ में आ रहा है? इन दोनों को पकड़िएगा, फिर से मैं बताऊं व्हाट इज द मीन्स ऑफ डेरिवेट्स। तो डेरिवेट्स का मीनिंग ये है कि किसी भी फंक्शन है, मतलब कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन के ग्राफ पे अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी वो डेरिवेट्स बता रहा होता है। ठीक है, कि कोई ग्राफ है या कोई कर्व है, तो उसका अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो उस टेंजेंट की जो स्लोप होगी उसी को हम लोग मेनली क्या बोल रहे होते हैं, डेरिवेट्स बोलते हैं। तो पहली डेफिनेशन जो ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन है यही है। मैथमेटिकल डेफिनेशन देखोगे तो ये कह रहा होता है कि भैया y के अंदर कितना चेंज आ रहा होता है x के रिस्पेक्ट में, यानी x में हम चेंज लेके आ रहे हैं, तो x के चेंज में लाने x में चेंज लाने से y में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, इस चीज को भी कौन बता रहा होता है, डेरिवेट्स। तो कहने का मतलब डेरिवेट्स इन दोनों को अलग, देखिए दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग नहीं, बातें एक ही हैं, लेकिन आप जियोमेट्रिकल मीनिंग पकड़ोगे तो आपको अलग फील आएगा, मैथमेटिकल मीनिंग पकड़ोगे तो अलग फील आएगा, लेकिन फीलिंग एक ही है वो। ठीक है ना, जब आप स्लोप ड्रॉ करोगे तो वो एक्चुअल में क्या दे रहा होगा, वो एक्चुअल में वो यही बता रहा होगा कि कितना y के अंदर चेंज आ रहा है x में चेंज लाने से। ठीक है ना, अगर हम x में चेंज ला रहे हैं तो y में कितना चेंज आ रहा है वो स्लोप भी बताता है। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी ग्राफ के अंदर जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेट्स बोलते हैं। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मेनली जो डेरिवेट्स होता है, इस डेरिवेट्स के निकालने के प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस। उस प्रोसेस में करते क्या हम लोग, डेरिवेट्स निकालते हैं। डेरिवेट्स मतलब यही स्लोप ऑफ टेंजेंट या चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ आ रहा? डेरिवेट्स ने बोला कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ, तो मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट हूँ, या मैं ये बता रहा हूँ कि मैं y के अंदर कितना चेंज आया विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy/dx बता रहा हूँ। तो ये अपने आप तो बताएगा नहीं, कुछ करना पड़ेगा। तो उस करने वाले प्रोसीजर को या काम जो है जिसके कारण हम डेरिवेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, और फिर वहीं से एक नया टर्म यहाँ पे आ गया कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो मेनली डिफरेंशिएबिलिटी एक्चुअल में क्या दिखा रही होती है, तो ये शो कर रही होती है कि कोई भी फंक्शन के पास ये एबिलिटी है कि नहीं है कि उसका डेरिवेट्स हम निकाल सकते हैं। फिर से
मान लो कोई फंक्शन है, तो इस फंक्शन के अंदर ये सभी बातें एग्जिस्ट कर पा रही नहीं कर पा रही। मैंने बोल तो दिया कि हाँ भाई कोई डेरिवेटिव से कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का ग्राफ लो, उस ग्राफ का क्या पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट निकालो, उस टेंजेंट का स्लोप निकालो, वही डेरिवेटिव है। ठीक है, कहानी तो यही बन रही है। बट हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, ये तो नहीं हम जानते। मतलब हर जगह तो पॉसिबल नहीं है कि आप कोई भी ग्राफ दे देगा। मतलब मैंने तो यहाँ पे कोई भी रैंडमली बोल दिया कि कोई भी ग्राफ लेंगे, पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका स्लोप निकालेंगे, वो डेरिवेटिव्स कहलाएगा। लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल कि मैं किसी भी ग्राफ को लूँ और हर जगह मैं हर पॉइंट पे क्या निकाल लूँ, टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ। सीधा सीधा बोलूँ तो हर पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? तो जब मैं हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकता तो हर समय मैं स्लोप नहीं निकाल सकता। मतलब हर पॉइंट पे तब मैं स्लोप नहीं निकाल सकता। हर पॉइंट पे जब स्लोप नहीं निकाल सकता तो इसका मतलब उस कंडीशन में मैं डेरिवेटिव्स नहीं निकाल पाता, मतलब नहीं निकाल सकता, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव्स हर जगह नहीं मिलेंगे, है ना। तो कहाँ कहाँ मिलेंगे या कैसे मिलेंगे, उस एबिलिटी को कौन बता रहा होता है, डिफरेंशियबिलिटी। एंड डिफरेंशियबिलिटी पहले एक कंडीशन पैदा करता है कि देखो ये कंडीशन है, इन कंडीशन में तुम डेरिवेटिव्स निकालोगे। समझ में आ रहा है? एंड डेरिवेटिव्स काम करता है एक पर्टिकुलर कंडीशन में, और वो कंडीशन है डिफरेंशियबिलिटी, और निकालने का प्रोसेस डिफरेंशिएशन। समझ में? तीनों को टर्म, तीनों टर्म को एक साथ समझिए, तब ज्यादा मजा आएगा। मेनली डेरिवेटिव्स क्या है, तो डेरिवेटिव्स आपको समझ में आ गया कि ये किसी भी ग्राफ का जो टेंजेंट होता है उस टेंजेंट का स्लोप है, या ये डेरिवेटिव्स ये बता रहा होता है कि उस ग्राफ के द्वारा, मतलब वो जो ग्राफ दिया गया उस ग्राफ को एनालिसिस करके ये बता रहा होता है कि जब मैं x पे आगे बढ़ रहा हूं तो y में किस तरीके से चेंज आ रहा है, यानी कितना चेंज आ रहा है, डेरिवेटिव से बताता है। लेकिन डेरिवेटिव से सबका नहीं बता सकता। मैं अभी फिर से बता दूं ये बात कि ये सबका नहीं बता सकता। सबके बार मतलब सबके ग्राफ में आप टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, सब में आप जब टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते तो सबका आप स्लोप नहीं निकाल सकते, और स्लोप नहीं निकाल सकते तो डेरिवेटिव्स नहीं निकाल सकते, है ना। तो कौन कौन सा वो कंडीशन है जहां पे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेगा, उस चीज को बताता है डिफरेंशियबिलिटी। यानी तुमको कहाँ कहाँ काम करना है वो डिफरेंशियबिलिटी बताता है, और जो तुम काम करोगे उसको हम डिफरेंशिएशन कहेंगे। समझ में आ रहा है? डेरिवेटिव्स निकालने के लिए जो काम करना पड़ेगा दैट इज डिफरेंशिएशन, और बाकी एबिलिटी या एग्जिस्टेंस की एबिलिटी, सीधा बोल दो एग्जिस्टेंस की एबिलिटी, एग्जिस्टेंस की एबिलिटी कौन बताता है, डिफरेंशियबिलिटी। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। तो मेनली ये एक कंडीशन पैदा करेगा। तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन, जिस भी फंक्शन के अंदर हम ये दोनों चीज़ें पता करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर ये कंडीशन फुलफिल करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, उस फंक्शन के पास डिफरेंशियबिलिटी के द्वारा बनाए गए कंडीशन को फॉलो करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर वो फंक्शन फॉलो कर रहा है डिफरेंशियबिलिटी के बनाए गए कंडीशंस को, तब उस कंडीशन में उसका डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेगा, और डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेगा तो हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ओके, तो पूरे का आपको सीधा सीधा निचोड़ मैंने बता दिया। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि पहले इस पूरी को कहानी में कन्वर्ट कर लो, ज़्यादा बेटर है। तो पहले किसी भी फंक्शन का को डिफरेंशियबिलिटी के द्वारा दिए गए कंडीशंस को फुलफिल्ड करना होगा यदि गिवन फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी के कंडीशंस को फुलफिल्ड करता है, तो उसका डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेगा, और तब हम
उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर पूरे की पूरी कहानी है। और याद भी रख लीजिएगा कि डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर पहले ही एक वर्ड डाल दिया गया है जिसका नाम है एबिलिटी। ठीक है, तो ये किसी भी फंक्शन की एबिलिटी शो करता है कि इसका डेरिवेट्स होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये एबिलिटी बताता है कि किसी भी फंक्शन की डेरिवेट्स एग्जिस्टेंस के। ठीक है, क्लियर। तो ये पूरी कहानी है। अब इस पूरी कहानी में अगर जैसा कि आप देख पाए तो मेनली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सर डेरिवेट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको डिफरेंशिएबिलिटी पकड़नी पड़ेगी। बिकॉज अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पकड़ेंगे, मतलब हम डिफरेंशिएबिलिटी नहीं निकालेंगे, तो हमें मतलब ये नहीं पता चलेगा कि फंक्शन के पास डेरिवेट्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। क्योंकि सबसे पहली कंडीशन यही तो रखेगा, इसकी कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, है ना। तो अगर वो कंडीशन फुलफिल करेगा तभी हम उसका डेरिवेट्स निकाल सकते हैं, मतलब उसके पास डेरिवेट्स एग्जिस्ट करेगा, और डेरिवेट्स एग्जिस्ट करेगा तभी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास जो पहला टर्मिनोलॉजी आ रहा है डिफरेंशिएबिलिटी का, बट हम डिफरेंशिएबिलिटी को पहले टर्म में नहीं समझते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी देखिए, ये चैप्टर को बड़े इजी वे में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि अगर हमको सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी दे दिया जाए पढ़ने के लिए तो थोड़ा सा हम स्ट्रगल हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमको डिफरेंशिएशन सिखाया गया है, समझ में आ रहा है, ताकि हमको इंटरेस्ट आए। ठीक है, जब एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा तो हमें लत लग जाएगी उस चीज़ को करने की। जब लत लग जाएगी तो फिर मैं कंडीशन रख दूंगा कि भाई देखो यार, ये हर जगह नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है, हर जगह नहीं कर सकते। अब तब हमारे मन में क्रोध भी उत्पन्न होगा कि हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, जब क्यों का आंसर आएगा तभी हम क्या किसके पास पहुंचेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी के पास। पहले डिफरेंशिएबिलिटी डाल दूंगा तो फिर मज़ा आएगा नहीं। चैप्टर को इस तरीके से कन्वर्ट ही किया गया कि पहले आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन समझना। अब मेनली आप कहेंगे सर डेरिवेट्स भी छोड़ दिया। हाँ, मेनली देखिए, आपको डेरिवेट्स का जो बेसिक फंडामेंटल है क्लास 11th के अंदर समझाया गया था। ठीक है, और ऐसा नहीं कि क्लास 12th के अंदर आपको क्लास 11th का वो चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सभी कॉन्सेप्ट आपको पहले ही पढ़ा दिए गए। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके कर सकते हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर आपने बोला कि ठीक है हम डिफरेंशिएबिलिटी पहले नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आप डिफरेंशिएशन कर कैसे सकते हो, आपको कैसे पता कि कौन सा फंक्शन डेरिवेट्स को एग्जिस्ट करवा सकता है या नहीं करवा सकता। ठीक है ना, मतलब उसके पास एबिलिटी है डेरिवेट्स की, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपना पिछला ऑब्जर्वेशन किया, मतलब जो बड़े बड़े लोग थे, जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके दे दिया पहले ही चैप्टर में कि काम करो यार, मैं तुमको 2-4 फंक्शन बता रहा हूँ, उन फंक्शन से क्वेश्चन आ रहे थे, तुम बेझिझक समझ लो कि क्या है, उनके पास डेरिवेट्स एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स उनके पास डिफरेंशिएशन की एबिलिटी है। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी है। ओके, देखो डिफरेंशिएशन की एबिलिटी है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है ना, ये एबिलिटी बता रहा है, ये बात ध्यान में रखना। तो कुछ फंक्शन को पहले ही दे दिया गया। अब देखते हैं कौन कौन से फंक्शन है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रख लेना, इनको हमेशा याद रखना, क्योंकि यही मेन काम कर रहे होंगे पूरे कैलकुलस के अंदर। तो पूरे कैलकुलस के अंदर आपको अगर देखने के लिए मिलेगा तो कुछ ऐसे फंक्शन आई लेट, ध्यान देंगे, ये ट्रिक है। कैलकुलस के अंदर जो फंक्शन यूज किए जाएंगे यही यूज किए जाएंगे, आई लेट। ठीक है, अब आई से क्या हो जाएगा, ये होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या है, आगे समझ में आएगा सब। एल से क्या होगा, लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई का मतलब क्या होगा,
तो मेनली आई लेट में जो ई होता है, अगर आपने कहीं सुना होगा तो ई टू द पावर एक्स देखा है, ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ई फंक्शन, ठीक है। इसको सीधा सीधा क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो टोटल कितने हो गए, 5। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्चुअल में कैलकुलस में हम लोग इनका यूज करते हैं, और क्यों यूज करते हैं एक सीधी सीधी बात बताऊं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और अगर आपने कंटिन्यूटी पढ़ी होगी तो वहाँ से हम फिर इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कैलकुलस के अंदर इन्हीं फंक्शंस का यूज करेंगे, इसको आप भूलिएगा मत, ठीक है। मेनली आप बात करोगे तो जो आपके पहले एक्सरसाइज के अंदर है, दैट मीन्स डिफरेंशिबिलिटी में जो सबसे पहला आ रहा है 8.2, उसके अंदर 2 ही फंक्शन दिए गए हैं, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। फिर जब 8.3 में एंट्री मारोगे तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर आएंगे, ठीक है। और 8.4 में जब जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक बार किताब पलट के देखेंगे तो सभी फंक्शन आपको बारी बारी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 8.2 में है, याद रखेंगे, ये और ये 8.4 में है, और ये आपका 8.3 में है, ठीक है। तो बारी बारी स्टार्ट करते हैं और पढ़ना स्टार्ट मतलब देखते हैं। मेनली डिफरेंशिएशन करने आता है ये हमको, ठीक है। सॉरी 8.2 नहीं है, 5.2 यानी कहानी ऐसे चल रही है, ये सब 5.3 5.4 है, ठीक है, ये चल रहा है। ओके, 8 नहीं है, 5 है। तो बुक में देखेंगे तो ये सभी आपको मिल जाएंगे, हमें काम भी इन्हीं पे करना है। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। करना डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन कैसे करना वो हमको पता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, बेसिक फॉर्मूले होने चाहिए। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये जितने भी फंक्शन लिखे गए हैं, ठीक है, मतलब हम पूरा अगर करना चाहते हैं तो इनके पहले हमको बेसिक फॉर्मूले मतलब बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पहले ही हम लोगों को फॉर्मूले मिल गए होंगे, है ना। वो हम लोगों ने कहाँ से निकाले थे, जब हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था डेरिवेट्स, जहाँ पे नाम था फर्स्ट प्रिंसिपल मैथड, ठीक है ना, टू फाइंड डेरिवेट्स, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड टू फाइंड डेरिवेट्स, या सीधा सीधा बोला जाए डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करना यानी डेरिवेट्स निकालना, है ना। तो डिफरेंशिएशन ये काम है। तो इस काम को करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, एक तरीका इजाद किया था जिसका नाम था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, और वहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शंस के क्या निकाले थे, डेरिवेट्स निकाल के रख दिए थे, ठीक है। तो मेनली वही काम, मतलब वही चीज़ें आज हमको यूज करनी है। अब ये नहीं सीखना है कि वो फार्मूला कैसे बना, क्योंकि वो फार्मूला क्लास 11th में बन चुका है, ठीक है। हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहे हैं तो इसका मतलब जो भी इसके अंदर फंक्शंस आ रहे हैं तो इनका एक बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। कि साइन इनवर्स एक्स है, अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, ठीक है। तो अगर इनके बेसिक फॉर्मूले पता होंगे, जैसे लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, सभी के अगर हमको बेसिक फॉर्मूले पता होंगे तो फिर हम इनके अंदर जो कहानियां हैं, जैसे देखिए अब ये फंक्शन हमको सीधी सीधी बात है सिंपल तो मिलेंगे नहीं, अब इनमें कुछ ना कुछ क्या होंगे, कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो उन कॉम्प्लेक्सिटी को हम मतलब जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं उनको आसान कैसे कर सकते हैं, जब हम इनके बेसिक फॉर्मूले को समझेंगे। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे, तो मेनली ये कंपोजिट फंक्शन के रूप में आ जाएंगे, कंपोजिट फंक्शन में प्रोडक्ट के रूप में आ जाएंगे, कोटेंट के रूप में आ जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो अलग अलग वैरायटीज दी जाएंगी, समझ में आ रहा है। उन वैरायटीज को हम लोग इसके बेसिक फॉर्मूले के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहली चीज़ किस पे काम करना चाहिए, इनके बेसिक फॉर्मूले पे। मेनली अगर हम बात करें अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिक पे, जहाँ पे 5.2 का एक्सरसाइज है, तो इसका तो हमको आता ही होगा, है ना। नहीं आता है तो चलिए एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या करना है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा के और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस के हम लोग डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। तो बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, ठीक है। बेसिक डिफरेंशिएशन फार्मूला में अगर अलजेब्रा के देखोगे तो x पे पावर n है, अगर आप इसका d/dx कर रहे हो, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, x पे पावर
एन एक्स एन माइनस वन मिल जाएगा। ठीक है, मेनली ऐसे ही अगर मान लो किसका कर रहे हो, किसी भी कांस्टेंट का कर रहे हो, तो कांस्टेंट का अगर करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स कर रहे हो, किसका कर रहे हो, अंडर रूट में एक्स का, है ना। तो अंडर रूट में एक्स का यदि करोगे तो क्या मिल जाएगा, -1 अपॉन अंडर रूट में एक्स। ठीक है, अच्छा ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स कर रहे हो, किसका कर रहे हो, एक्स पे पावर -1 का। ठीक है, तो आंसर में क्या मिल जाएगा तुम्हें, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, ये बेसिक है, बहुत बेसिक है मेनली। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के यहीं पे अप्लाई कर लो। मेनली साइन एक्स अगर मिल गया तो क्या करोगे, साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स। डी अपॉन डी एक्स कर रहे हो, किसका, कॉस एक्स का, तो आंसर क्या मिल जाता है, माइनस साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स कर रहे हो टेन एक्स का, तो टेन एक्स का अगर करोगे तो क्या मिलेगा, सेक एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स कर रहे हो कॉट एक्स का, तो मिल जाएगा तुमको यहाँ माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आप इसको अलग रखिए, इसको 1/2 को अलग कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा लीजिए, माइनस। ओके, चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग आगे। मिली डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे हम लोग, सेक एक्स का, तो सेक एक्स का करेंगे तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स अगर हम किसका कर दें, कॉसेक एक्स का कर दें, तो हमारे सामने क्या आ जाएगा आंसर में, ये आ जाएगा माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है और ये सबको पता होंगे। ठीक है, इन्हीं पे आपको काम भी करना है। ठीक, तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री में मेनली यही इतने फॉर्मूले आपको नज़र आएंगे। ठीक है, और अगर आता जाता है तो देखा जाएगा, फिलहाल में ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, 9 और 10 टोटल 10 फॉर्मूले हैं। ओके, मेनली ये कॉम्प्लेक्स कहाँ से बनता है, तो इसमें ज़्यादातर कंपोजिट फंक्शन देंगे और ज़्यादातर आपको एक रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का, जिसको चैन रूल कहते हैं। ठीक है, तो मेनली ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन चैन रूल पे ही मिलेंगे। ठीक है, अब चैन रूल क्या होता है, तो चैन रूल एक्चुअल में अप्लाई किया जाता है किसके लिए, कंपोजिट फंक्शन के लिए। ठीक है, चैन रूल कैसे फंक्शन के लिए, कंपोजिट। जैसे मतलब क्या है इसका, मतलब मान लो ये एफ एक्स है, एक फंक्शन है, दूसरा जी एक्स है, ये दूसरा फंक्शन है। अब इन दोनों को कंबाइंड कर दो, दैट मीन्स एफ जी एक्स बन गया। समझ में आ रहा है, तो अभी क्या बन गया, ये कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, चैन रूल। ठीक है ना, तो चैन रूल के थ्रू ही हम लोग कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं, तो इसका मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ताकि आप चैन रूल पहले क्रिस्टल क्लियर कर लें, उसके बाद आप चीज़ें अपने आप समझ लेंगे। तो मेरे लिए अगर सपोज करिए मेरे पास कोई एक ऐसा कंपोजिट फंक्शन है, जैसे हमारे सामने दे दिया है साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे दे दिया साइन एक्स स्क्वायर, और कह रहा है कि आप इसका क्या निकाल दो, डेरिवेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस, तो करना पड़ेगा। ठीक है, या सीधा सीधा बोले इसका डेरिवेट्स निकालो, तो डेरिवेट्स निकालना है और डिफरेंशिएशन करना है, इस बात को याद रखिएगा। और डिफरेंशिबिलिटी पता करनी होती है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा डिफरेंशिबिलिटी पता करनी होती है, डेरिवेट्स निकालना होता है और डिफरेंशिएशन करना होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो साइन एक्स स्क्वायर है, अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हमको पता है कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। ये हो ना हो कैसे फंक्शन से, साइन एक्स और एक्स स्क्वायर को कंपोजिट कर दिया गया होगा तो बना होगा ये, हाँ या ना, ये सर नो, वहीं से तो बन गया है, इस फंक्शन के अंदर इसकी एंट्री हो गई है। तो मेनली यही काम करेंगे हम लोग कि चैन रूल लगाएंगे। कंपोजिट फंक्शन देखते ही आपको क्या लगाना है, चैन रूल। अब कैसे करेंगे इसको देखिएगा। तो मेनली आपको क्या करना है, कि मान लेना है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देंगे, एज्यूम कर लीजिएगा, एज्यूम दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ले लिया। अब जब आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ले लेंगे तो ये फंक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा, साइन वाई, यस और नो, बिल्कुल। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे लिख देना है जो फंक्शन है आपका, वो फंक्शन आपका बन चुका है। या मैं इसके जगह पे एक काम करता हूँ, कुछ और मानता हूँ, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा टी। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि अब मेरा जो फंक्शन है
y, अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, साइन t में। मान लो ये फंक्शन था तो इस फंक्शन की वैल्यू तो होगी, मतलब फंक्शन किसी के रिस्पेक्ट में ही तो होगा, मतलब y की वैल्यू है क्या हमारे पास, ये फंक्शन को हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने ले लिया कि y इज इक्वल टू इतना है, ठीक है, ये था। अब मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर को मान लिया t है, तो उस कंडीशन में अब मेरा क्या बन गया, जो फंक्शन है वो क्या हो गया, साइन t हो गया, हो गया। अब करना क्या है मुझे, तो बोथ साइड क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन लगाना है, एंड बोथ साइड डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, यहाँ पे मैं रिस्पेक्ट में करूंगा t के रिस्पेक्ट में। देखो फंक्शन का मेरा आइडेंटिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये फंक्शन किसके अनुसार चेंज हो रहा होगा, t के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा ना, डिपेंड किस पे कर रहा है, t पे, तो t के रिस्पेक्ट में करूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, यहाँ पे मैं किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, x के रिस्पेक्ट में, है ना। इसको अगर सही तरीके से पलटो तो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, देखो दोनों जगह पे करना पड़ेगा, दोनों जगह पे। तो यहाँ पे करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करूंगा टेक डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे किसके अनुसार चल रहा है फंक्शन, x के, तो x, और यहाँ पे क्या करूँगा, सेम कहानी लिखूंगा, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे t, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन t के अनुसार चल रहा होगा। तो यहाँ पे करेंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dt अपॉन dx हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx स्क्वायर अपॉन dx, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे ही देखो, अच्छा वो साइड लेने का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में हम d अपॉन dx ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, d अपॉन dt, इसको याद रखिएगा, ये क्या हम ले रहे हैं, d अपॉन dt, इतना लिख देना ही ये सिंबल है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये मिल गया। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा d अपॉन dt साइन t, हो जाएगा। यहाँ से निकालो dt अपॉन dx की वैल्यू, क्या मिल जाएगी हमारे सामने 2x, एक्स स्क्वायर है ना, तो x पे पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पावर एक बार नीचे आ जाती है और एक कम हो जाती है, बस खत्म। यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, साइन t है, तो साइन t का अगर t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो साइन x का हमने देखा है कॉस x होता है, लेकिन यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में होता है, t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस t हो जाएगा, एंड dy अपॉन dt क्या मिल गया हमको, कॉस t मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे भाई एक्चुअल में चाहिए था dy अपॉन dx, ये सर नो, dy अपॉन dx, ये तो अलग अलग चीज़ें आई है ना, अब मुझे चाहिए dy अपॉन dx, तो अगर मैं dy अपॉन dx चाहता हूँ तो क्या मैं इस dy अपॉन dx को ये लिख सकता हूँ क्या, कि dt अपॉन dx इंटू dy अपॉन dt, है ना, नीचे दिखाई दे रहा है। देखो dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बन तो जाएगा dy अपॉन dx, ये सर नो, सिंपल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या इसी में तुम चाहते तो dt अपॉन dt कर देते, मल्टीप्लाई कर देते dt अपॉन dt से, तो फिर इसी में कन्वर्ट कर दिया जाता। दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो है फंक्शन या ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये दो पोर्शन में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, यानी एक्चुअल में अब ये टूट के दो चैन के रूप में कन्वर्ट हो गया है। ऐसे कई सारे ऐसे फंक्शन आएंगे जिसमें दो नहीं ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, तो एक चैन क्रिएट होगी, समझ में आ रहा है। एक के डिफरेंशिएशन को हम लोग तोड़ के कई सारे के डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करते हुए नजर आएंगे, यानी एक का डिफरेंशिएशन कई सारे अलग अलग फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पे डिपेंड कर रहा होगा, दैट मीन्स एक चैन पे डिपेंड कर रहा होगा वो, समझ में आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चैन रूल। अब मेनली अगर आप चाहते हैं कि इसका फंक्शन निकालते हो dt अपॉन dx की वैल्यू रख दो, dy अपॉन dt की वैल्यू रख दो, काम खत्म, समझ में आया ना। तो इसका अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos t, और t के जगह पे आपको जानते हैं आप क्या होता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, मिल गया आपको dy अपॉन dx, है ना। t से हमारा लेना देना था नहीं, t को हटाना ही पड़ेगा। आपने एज्यूम किया, बेसिक अलजेब्रा पढ़ा है कि अगर आप एक बार एज्यूम करते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एज्यूम करते हैं, तो बाद में y को फिर से कन्वर्ट कर देते हैं एक्स स्क्वायर में, ठीक है ना। हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। अब कईयों के मन में चल रहा होगा कि इधर समझ में आ रहा था, इधर किया आपने, फिर ऐसे ही इधर भी किया, तो मतलब क्वेश्चन ये था हम लोगों के मन में कि इधर आपने किया समझ में आ रहा है, ये फंक्शन है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इधर करने की क्या जरूरत थी, तो इसका कारण है ये, समझ पा रहे हैं। अगर हम टी का अकेले कर लेंगे तो अकेले में थोड़ी ना आ जाएगा ये, समझ में आ रहा है। हमें हमेशा क्या बनाना पड़ेगा, एक चैन बनाना पड़ेगा, उस चैन के बिहाफ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है।
याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिफरेंशिएशन। क्लियर है। और इस तरीके से हम लगाएंगे चैन रूल। क्या लगा देंगे, चैन रूल। आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी प्रोडक्ट रूल और कोटेंट रूल तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन में समझ में आएंगे। चैन रूल में मेनली करना क्या होता है, तो सिंपल बेसिस पे, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर था, ठीक है। सिंपल तरीका क्या है इसका, सिंपल तरीका बहुत ही आसान है। इतना सब आपको करने के लिए मतलब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मतलब प्रोफेशनल तरीका है। अब प्रोफेशनल तरीका अपना है तो अच्छी बात है, एग्ज़ाम में यही तरीका अपनाना है। बाकी अगर आप चाहें तो फटाफट कर सकते हैं। dy/dx करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे को क्या मान लीजिए, मतलब ये जो x² है मेनली समझ लीजिए कि क्या है, x है। तो ये x है, तो उस कंडीशन में अगर आप sin x मान के करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। लेकिन x के यहाँ पे क्या है, x², तो डायरेक्ट ये कर देंगे, ठीक है। मतलब मैंने एज्यूम कर लिया कि क्या है, साइन एक्स है, ये x² की जगह, मतलब x के यहाँ पे x² है, तो मैं x² भूल जाऊंगा, मैं मान लूंगा कि यहाँ पे x है। तो उस कंडीशन में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x, लेकिन x के यहाँ पे x² था तो x² लिख दिया। अब चूंकि ये x की जगह पे आया था, x तो था नहीं है, तो इसलिए मैं अगेन क्या करूँगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा। और जब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 2x, तो 2x cos x², ये मिल गया हमको dy/dx की वैल्यू। और ये 2 लाइन में आंसर मिल गया आपको, ठीक है। तो 2 से तीसरी लाइन भी नहीं आएगी अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस पूरे को मिटाऊंगा और मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.2 हमको देखना है। 5.2 में अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा पहला क्वेश्चन है हमारे पास sin x² + 5, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो तरीका क्या लगाएंगे हम लोग, हमको पता है कि ये पूरा फंक्शन y के बराबर है, यानी y x² + 5। हमसे क्वेश्चन वाले ने बोला है कि इसका अवकलन करिए, तो अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन करिए। डिफरेंशिएशन मतलब हमसे वो क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है dy/dx, यही तो कह रहा है। क्योंकि ये पूरा फंक्शन ध्यान से देखो, क्यों आखिर मैं वो लिख दिया अपने मन से ही कि dy/dx करिए। डिफरेंशिएशन मतलब होता क्या, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कि x के रिस्पेक्ट में, मतलब डिफरेंशिएशन क्या कर रहा है, डेरिवेटिव्स निकाल रहा है ना। और डेरिवेटिव का निकालने का मतलब क्या है, डेरिवेटिव निकालने का मतलब है कि x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज आ रहा है कि नहीं है, वही तो मैंने बताया था। तो एक्चुअल में मैं क्या करूँगा, मतलब ग्राफ तो यहाँ बनाना नहीं है कि टेंजेंट है स्लोप निकालोगे, क्लियर है। यहाँ पे मुझे मैथमेटिकल प्रोसीजर ही अपनाना पड़ेगा। और ये मैं पुनः एक बार रिकॉग्नाइज करा दूं कि एक्चुअल में जब स्लोप निकालूंगा तो भी यही मिलेगा मुझे, dy/dx। तो मेरी बात समझो कि y के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज आ रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, d/dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे तभी तो आएगा dy/dx, और वही मुझे पता करना है समझ में। अब मुझे पता है कि ये सिंपल वाला हो नहीं सकता, ये तो कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि देखो x² + 5 ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों आपस में कंपोजिट हो गए हैं। अब कैसे करूँगा, क्योंकि हमको इसका तो फार्मूला पता नहीं है ना। हमें अगर पता है तो क्या पता है कि अगर साइन x होता है ना तो काम बन जाता, ठीक। लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए मैं एज्यूम करूँगा कि x² + 5 = t, ठीक है। क्या मान लूँगा, t। तो अगर मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेरा जो y होगा y बन जाएगा अपना sin t, ठीक है। यानी अब ये जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स y के अंदर चेंज किसके कारण आएगा, t के चेंज के कारण आएगा। t की वैल्यू बढ़ाऊंगा घटाऊंगा उस अनुसार y के अंदर चेंज आएगा। तो मैं यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो किसके रिस्पेक्ट में कर सकता हूँ, t के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे मैं चेंज t के रिस्पेक्ट में देख सकता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, dy/dt। प्रॉपर तरीका क्या है, फिर से वही लिखिए, टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। t के रिस्पेक्ट में लेंगे तो dy/dt = यहाँ पे हो जाएगा d/dt इंटू साइन t। सॉल्व कर लोगे यहाँ पे तो dy/dt क्या मिल जाएगा आपको cos t मिल गया cos t। मेनली यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ t = x² + 5, ये एज्यूम किया था, ठीक है। फिर से क्या करूंगा, ये भी एक फंक्शन है, इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट कर सकता हूँ ना, यहाँ भी तो निकाल सकता हूँ। तो टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में चला ना, x की वैल्यू बढ़ाऊंगा घटाऊंगा तो t की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू x,
अब फटाफट देखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पे हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 मिल गया। चलो फटाफट सॉल्व कर लो। तो डी टी अपॉन डी एक्स ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसका सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2x हो जाएगा। देखो यार अगर तुमको आता है बेसिक तो बड़ा आसान हो जाएगा, अदरवाइज आप एक एक करके तोड़ते जाओगे तो फिर दिक्कत होगी। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और डी अपॉन डी एक्स 5 कॉन्स्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। आया समझ में। अब ध्यान से देखना, मुझे क्या चाहिए था, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो चूंकि मुझे चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा डी टी अपॉन डी टी से, क्योंकि हमारे पास जो भी वैल्यूज़ हैं वो इन फॉर्म में है ना। अब देखना क्या होगा, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ फिर तो बन जाएगा मेरे सामने, एक तो बन जाएगा अपना डी वाई अपॉन डी टी और दूसरा बन जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। हो जाएगा ये एक बार इसके साथ हो जाएगा, दिख रहा है, और एक बार ये वाला इसके साथ, क्लियर है। तो अब डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, कॉस टी है, और टी का मतलब क्या है, टी का मतलब बताइए, व्हाट इज द मीन्स ऑफ टी, टी का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x है, तो 2x रख दो। पूरा सॉल्व करने पे क्या मिलेगा आपको, 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 आंसर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा करना कैसे है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब ऐसे ही हमारे सामने है 5वां क्वेश्चन। अब आप कहेंगे सर दूसरा तीसरा चौथा, तो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, 5वें पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, कॉस एक्स सी एक्स प्लस डी। अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, मेनली ये फंक्शन दिया गया तो इसका मतलब y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में लिखा होगा, है ना। फिर इस तरीके से ये y के रूप में लिखा होगा। y क्यों लिख रहा हूँ बार बार, ताकि आपको आसान लगे। अब डिफरेंशिएशन करूँ कैसे, क्योंकि ऐसे में अगर मुझे साइन x मिलता तो मैं कर लेता, कॉस x मिलता तो कर लेता। यहाँ पे तो चीज़ें एकदम चेंज है, एक तो फ्रैक्शन में है ना, तो फ्रैक्शन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट रूल, सॉरी कोटेंट रूल, क्या बोलते हैं, कोटेंट रूल। मल्टीप्लाई में नहीं है, डिवाइड में है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, कोटेंट रूल। कोटेंट रूल यूज करेंगे, कैसे होगा, तो बाई कोटेंट रूल, बाई कोटेंट रूल we can take differentiation with respect to x। ठीक है, with respect to x तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे डबल फंक्शन है तो हम लोगों ने पहले कोटेंट रूल ही देख लेते हैं। एक काम करते हैं, डी अपॉन डी एक्स, मेरे पास अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि जी एक्स ऐसे रहेगा। हम डिफरेंशिएशन करेंगे पहले एफ एक्स का, ठीक है, फिर माइनस एफ एक्स को बाहर कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स करेंगे जी एक्स का, और जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर कर देंगे। यही तरीका यहाँ पे अपनाएंगे तो मेनली हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे पहले इस कॉस सी एक्स प्लस डी ऊपर आ जाएगा। हम डिफरेंशिएशन सबसे पहले किसका कर रहे होंगे, साइन ए एक्स प्लस बी का, फिर माइनस साइन ए एक्स प्लस बी का ऐसे बाहर निकाल देंगे, डी अपॉन डी एक्स करेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी का। ठीक है, वो छोटे में आ गया, थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी डी अपॉन डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, पूरे के नीचे कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आ जाएगा कहानी में। अब मेनली आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे साइन एक्स होता तो डिफरेंशिएशन हो जाता, यहाँ पे तो और अलग कहानी है कि साइन ए एक्स प्लस बी है। अब इसका डिफरेंशिएशन कहाँ से हो सकता है, तो इसके लिए आपको पुनः क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल। आप इसको x मान के कर सकते हो, तो साइन अगर x होता तो cos x हो जाता। मान लो यार cos x, क्या दिक्कत है, मान लो कि यहाँ पे साइन x है तो साइन x होता तो हो जाता अपना कि ये cos x मतलब सी एक्स प्लस डी ऐसे ही रहता, साइन x मतलब cos x हो जाता, और x की जगह पे क्या है मेरे पास, ए एक्स प्लस बी। लेकिन ये x की जगह पे क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एन डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। ऐसे ही माइनस लगाओ, यहाँ पे देखो साइन ए एक्स प्लस बी तो वैसे ही रहेगा भाई, इसको कौन सा गम, इसका तो डिफरेंशिएशन हो नहीं रहा है,
डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, कॉस सी एक्स प्लस डी का। हमको फार्मूला पता है कॉस एक्स का, अभी जो फार्मूला लिखा है वहीं से लेना है हमको। तो कॉस एक्स होता है यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी। अब यस इसका कैसे करें, ये भी तो दिक्कत क्रिएट कर रहा है। फिर मैंने बोला वही करो कि इसको भी एक्स मान के कर लो। मान लो एज्यूम कर लो कि कॉस के बगल में सी एक्स प्लस डी नहीं है, एक्स है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स की जगह पे जो है उसको तो लिखना पड़ेगा सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो डी अपॉन डी एक्स कर दूंगा मैं अगेन सी एक्स प्लस डी का। और पूरे के नीचे जो है हमारे पास वो है कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। अब देखिएगा यहाँ से आगे क्या होगा, आगे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। मेनली हमारे पास क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो कॉस सी एक्स प्लस डी, और फिर क्या है कॉस ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी रहेगा, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स करूँगा ए एक्स प्लस बी का, तो ध्यान देना ए बाहर हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या जाएगा ए से मल्टीप्लाई, और बी अकेले है कांस्टेंट है यानी, तब इस कंडीशन में क्या हो गया उसका 0। फिर ये देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। और देखना ध्यान से, d अपॉन डी एक्स करूँगा सी एक्स प्लस डी का, तो आंसर में मुझे क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा, यानी यहाँ पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई c। पूरे के नीचे अगर जाओगे आप तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना। देखना ये जो स्क्वायर है एक्चुअली में इस पूरे फंक्शन पे है, तो गलती से केवल सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर मत करना, ठीक है। बाकी इसमें कुछ करने जैसा है नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और प्लस यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास आएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, मतलब सी को बाहर कर लेते हैं अगर हम, तो सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, पूरे के नीचे कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। क्या इतने पे आंसर दिया है कि नहीं दिया है? अच्छा इसको कन्वर्ट कर दिया है इसने, चलिए कन्वर्ट कर दिया है इसने, थोड़ा सा और देख लीजिएगा। y इज इक्वल टू हो भी जाएगा, देखिएगा यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी है ना, और इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी है। अब देखिए ये जो स्क्वायर है, मतलब इसको मेनली लिखना चाहूँ तो चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकता हूँ, हाँ या ना। तो कॉस सी एक्स प्लस डी, यह सब छोड़ो यार, जैसे है उसको रहने दो, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब मैं चाहूँ तो इसको मतलब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर 2 टर्म है ना, न्यूमरेटर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो 2 बार में क्या मतलब एक बार इसके साथ लिख सकता हूँ इसको, एक बार इसके साथ लिख सकता हूँ ना, स्वतंत्र हूँ इसके लिए। तो यहाँ पे लिख दूंगा कॉस सी एक्स प्लस डी, है ना, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा ऐसे ही सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और पूरे के नीचे क्या हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो इससे एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। मेनली यहाँ पे क्या आ जाएगा ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा एक ही। अब तो स्क्वायर वगैरह है नहीं, प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखोगे तो 2 पार्ट है, इसमें से एक पार्ट हम यूज कर लें तो tan बन जाएगा मेरा, है ना। जैसे अगर हम सी साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे ही रहने दें, और इंटू यहाँ पे लिख दें साइन सी एक्स प्लस डी है ना, और पूरे के नीचे अगर हम इसको 2 पार्ट में लिख दें कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी, मिल गया। तो उस कंडीशन में आप इस पूरे को क्या लिख सकते हो, tan लिख सकते हो, तो यहाँ पे tan सी एक्स प्लस डी हो जाएगा,
और यहाँ पे कहाँ पे, ये इसको ऊपर लेके चला जाऊँगा, यहाँ इसको भी ऊपर लेके चला जाऊँगा, तो मेनली हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा a sec c x प्लस टी, है ना, और यहाँ पे cos ax प्लस बी, ठीक, प्लस यहाँ पे हो जाएगा c साइन, सॉरी ये भी ऊपर जाएगा तो पहले सेक कर लो, सेक सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, फिर साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर आ जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी, ठीक है, सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ से चाहो तो सेक एक्स सी एक्स प्लस डी क्या कर सकते हो, कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है, तो चाहो तो इतने पे छोड़ दो, चाहो तो और आगे बढ़ा लो, ठीक है, आई बात समझ में। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये आ गई, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे निकालेंगे हम। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, बाकी और भी क्वेश्चंस है तो हम उनको डील कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।